हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमारे पास दो केस बनेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसी तरह का टॉपिक आपने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में किया था, उसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स किया था, याद है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में भी दो केस थे, सीरीज़ और पैरेलल, ठीक। लेकिन वहाँ पर भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि वहाँ पर जो सीरीज़ के रिज़ल्ट हैं वो रेजिस्टेंसेस में पैरेलल के रिजल्ट होंगे, और जो वहाँ पर पैरेलल के रिजल्ट थे वो रेजिस्टेंसेस में सीरीज़ के रिजल्ट होंगे, ठीक है। क्लियर है बात। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी है तभी आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए चीज़, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर सीरीज़ में हम लगाएं, मान लो 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐसा होता है, ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा ये जोड़ दिया हमने और तीसरा ये जोड़ दिया, ठीक। यहाँ तक ये था इस तरीके से, ठीक है। ये वाला मान लो R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। क्लियर। इस तरीके से जुड़ते हैं ये किसमें, सीरीज़ में। और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, देखो पैरेलल में किस तरीके से जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और इनको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला R1 है, R2 है, R3 है। समझ में आया किस तरीके से कनेक्शन बन रहे हैं, ये सीरीज़ और ये पैरेलल, ठीक है। तो कनेक्शन वैसे ही बनते हैं जैसे कैपेसिटर में भी कनेक्शन यही बने थे, पैरेलल में इसी तरीके से लगाए थे कैपेसिटर और सीरीज़ में इस तरीके से लगाए थे। मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट की, जो वहाँ सीरीज़ में रिजल्ट थे वो रिजल्ट यहाँ पैरेलल में आएंगे, और जो वहाँ पैरेलल में रिजल्ट थे वो यहाँ पर सीरीज़ में आने वाले हैं। क्लियर है। तो देखो ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, मान लो ये हमने कनेक्ट किया, क्लियर। और इधर से भी हम पैरेलल वाले भी, मैं ये साथ में ही चला रहा हूँ दोनों केस ताकि आपको इजीली समझ में आए डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ से भी हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ भी पोटेंशियल V है और यहाँ भी पोटेंशियल V है। क्लियर। अब देखो, जो इनकी डेफिनेशंस हैं उनको देखो। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की डेफिनेशन क्या बनाई है हमने, द रेजिस्टेंसेस आर सेट टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज इफ़ देयर इज़ ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर। अब मान लो इस रेजिस्टेंस पे पहुँचना है तो एक ही रास्ता है जाने का, इस पे जाना है तो एक ही रास्ता है जाने का, समझ रहे हो। इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई। अगर हम पैरेलल की बात करें तो देखो, पैरेलल में जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है कि रेजिस्टेंसेस आर सेट टू बी ग्रुप्ड इन पैरेलल इफ देयर आर मोर देन वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर। मतलब मान लो इस रेजिस्टेंस से हमें इधर जाना है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस से इधर मैं इधर से भी जा सकता हूँ और इधर से भी जा सकता हूँ, ठीक है। या मान लो इस पॉइंट से कंसीडर करें हम, इस पॉइंट से इधर जाना है, ठीक है, तो मेरे पास कई वेज हैं, इधर से भी जा सकता हूँ इस पॉइंट पे और इधर से भी। तो जैसे हमने लिखा देन वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर, तो यहाँ लिख सकते थे हम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये भी हो सकता था। चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो सेम ही है जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, वही सब यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन कहानी पे आते हैं। सीरीज़ और पैरेलल के केस में मैंने आपको बताया हुआ है, देखो अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में बताओ पोटेंशियल सेम होता है या करंट सेम होता है। तो हमारे पास करंट सेम होता है और पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। और अगर आपको कैपेसिटर वाला याद है तो उसमें हमने करंट की जगह चार्ज को लिया था, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, और कैपेसिटर में वहाँ चार्ज की बात होती है, करंट की नहीं होती। लेकिन रेजिस्टेंसेज में करंट की बात होगी तो हमने चार्ज की जगह करंट को लिया, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो होगा वो क्या है, हम कहेंगे करंट। क्लियर है। वैसे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तब भी करंट होगा, सीधी सी बात है। चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, करंट ही आ रहा होगा, ठीक है। और बस लिखने की बात है, वहाँ हम चार्ज की बात करते हैं और यहाँ पर हम करंट की बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम पैरेलल की बात करें, देखो पैरेलल के केस में दिख रहा है, ये पैरेलल के केस में पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। सेम कैसे, जैसे देखो आपके घरों में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी आप जा रहे हो, हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, सभी जगह पर जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं। पैरेलल में कैसे किए जाते हैं, पैरेलल के अंदर आपके जो सर्किट लगे हुए हैं घरों के, ठीक है, एक स्विच से दूसरे स्विच, इस तरीके के, वो सब पैरेलल में कनेक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगाए हैं, इस तरीके के कनेक्शंस हैं, ना कि 1 बाय 1 के, ठीक। अब इस चीज़ को समझ कैसे सकते हो, देखो बाहर से जो वोल्टेज आ रही है गवर्नमेंट से वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। जो कैपेसिटेंस वाली वीडियो देख रखी होगी उनके लिए ये पुरानी बात होगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। घर पे जो आ रहा है आपके, जो वोल्टेज आ रही है गवर्नमेंट ने जो दी है वो 220 वोल्ट दी है। और जो आप घर के अप्लायंसेस देखना, उनके हर एक अप्लायंसेस पे 220 वोल्ट ही लिखा होगा। जो रेटिंग लिखी होती है वो लिखी होती है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी और 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज, यही होता है। तो घर पे आप कुछ भी ले आओ, उस सब की वोल्टेज 220 होती है।
तो 220 है तो हमें जो घर के जो कनेक्शंस हैं जिनमें स्विच लगाने हैं उनके, वो जो कनेक्शंस हैं वो पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ना, ताकि जो बाहर से वोल्टेज आ रही है सब स्विचेस में क्या मिले, वो सेम 220 वोल्ट मिले। तो ऐसा पैरेलल में ही हो सकता है कि पोटेंशियल सेम मिलता है। अगर सीरीज़ में लगा देंगे तो फिर तो 220 वोल्ट का फ्रिज लाए, 220 वोल्ट का टीवी लाए, तो बार बार आपको गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा कि जी 220 और दे दो, 220 और दे दो, क्योंकि इसमें पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो है 220 करके तो फिर बहुत सारी वोल्टेज आपके घर पे देनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है। तो इसलिए घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं, क्योंकि बाहर से वोल्टेज हमारी फिक्स है 220 और हमें घर के हर एक इक्विपमेंट को 220 वोल्ट देनी है। अब कहीं कह रहे होंगे 220 वोल्ट क्यों देनी है, कईयों का दिमाग में आ रही होगी ना ये चीज़ें। अब देखो ज़रा, जिनके 10th के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, जो आपका एक बल्ब है वो भी 220 वोल्ट लेता है और आपका जो फ्रिज है वो भी 220 वोल्ट लेता है। बात है पावर की, पावर दोनों की अलग अलग होती है, जिसको हम वॉट, 500 वॉट, 1000 वॉट तक जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये पावर का खेल होता है, कोई बड़ी चीज़ है, छोटी एप्लायंसेज है, ठीक है। वोल्टेज सब में सेम ही है। एसी तक में भी वोल्टेज कितनी आपकी 220 वोल्ट ही चाहिए होती है, लेकिन क्या है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपने क्लियर है बात या नहीं, बताओ? ठीक है। तो मेन बात ये है, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंट, करंट सेम, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम और करंट डिफरेंट। तो बस यही कहानी है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, करंट सेम है तो इसका मतलब करंट इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई और इसमें भी आई, लेकिन इनकी पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होगी। तो इस वाले में मान लो V1 है और इस वाले में मान लो V2 है और इस वाले में V3 है। वो डिपेंड करेगी कि रेजिस्टेंस कितने ओम के लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने बस मान लिया V1 इसके लिए, क्योंकि R1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो ये V2 लिख दिया, ये 3 है तो ये V3 लिख दिया। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक है। और यहाँ अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, इन सीरीज पोटेंशियल इज डिफरेंट बट करंट रिमेन सेम, लिख सकते हो ये बात, ठीक है। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा, अगर आपको याद है थोड़ा थोड़ा कैपेसिटर वाला भी, तो जो चीज़ डिवाइड हो रही होती थी हम उसकी इक्वेशन बनाते थे। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो वोल्टेज की इक्वेशन बनाएंगे, V = में V1 + V2 + V3। मतलब मैं करंट और वोल्टेज में से बता रहा था कि किसकी इक्वेशन बनानी है। जैसे यहाँ पैरेलल का केस है, ठीक है। पैरेलल के केस में भी क्या होगा, देखो यहाँ से करंट जाएगा, लेकिन करंट यहाँ डिफरेंट होता है। तो इस वाले में करंट I1 जाने वाला है, इसमें I2 जाने वाला है और इसमें I3 जाने वाला है, और इन तीनों में जो वोल्टेज है वो सेम ही रहने वाली है V। तो यहाँ जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनने वाली है, बताओ? I की बनेगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट में यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट की इक्वेशन बनेगी I = में I1 + I2 + I3। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा मैं ये दोनों चीज़ें इकट्ठी क्यों करवा रहा हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो बस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V = क्या होता है, IR। और इसी तरीके से अगर V = IR है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो पता है ना कैसे आया ये V = IR। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के R आया था, ठीक है। तो V = में होता है IR, और अगर V = IR है तो V1 कितना होगा, V1 बताओ कितना होगा। V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, क्योंकि I तो सेम है यहाँ पर। अगर यहाँ V1 की वैल्यू निकालूंगा तो I तो सेम है। ऐसे ही यहाँ निकाल देता हूँ मैं V2 की वैल्यू, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मान लो। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आपके पास IR2, और V3 की कितनी आ जाएगी, IR3। समझ में आ रहा होगा, ठीक। यहाँ लिख देंगे हम पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, बिल्कुल सेम है डेरिवेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कैपेसिटर वाले में दी। तो V = कितना हो जाएगा, यहाँ V की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ मैं, ये IR है, ठीक है, ये IR आ गया। और V1 की कितनी है, IR1 + V2 की IR2 + V3 की IR3। क्लियर। अब यहाँ से देखो ज़रा, ये I इधर है और इधर भी अगर मैं I कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा R1 + R2 + R3, और ये क्या है यहाँ IR, और क्या होगा ये I से I कैंसिल हो जाएगा। तो R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, R1 + R2 + R3, इस तरीके से। और ये टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं इसको सीरीज़ लिख सकता हूँ यहाँ S, ताकि आपको आसानी रहे। याद है कैपेसिटर वाले में क्या हुआ था यहाँ पर, बताओ? सीरीज़ के केस में वहाँ कैपेसिटर की वैल्यू ऐसे आई थी, अगर याद हो आपको, 1/CS = में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये वाली वैल्यू आई थी वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड होंगे। क्लियर है, आ रही है ना चीज़ें समझ में? उसके बाद तो बहुत इजी बातें हैं। स्पेशल केस में जैसे वहाँ पर किया था, यहाँ पर भी क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, n नंबर मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं और सबकी वैल्यू सेम है, यहाँ पर हमने R माननी है, ठीक है। तब क्या होगा, तो देखो क्या होने वाला है, RS की जो वैल्यू आने वाली है, देखो R1 की भी वैल्यू कितनी है,
R है, R2 की भी वैल्यू R है, R3 की भी वैल्यू R है, और ऐसे करते करते हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं, ये n रजिस्टर्स हैं, तो ये हम n लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो R अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 अप टू n आ जाएगा ये आपके पास। आ रही है चीज़ समझ में या नहीं? क्लियर हो रही है बात? और ये जो आपके पास वैल्यूज़ है यहाँ 1 + 1 + 1 ये सीरीज़ कौन सी होती है? n की सीरीज़ होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको n, तो मैं यहाँ Rn लिख सकता हूँ, Rs, और या फिर Rs की वैल्यू nr भी लिख सकता हूँ। क्लियर? अब कहीं कन्फ्यूज़न हो रही होगी, यहाँ n है, इधर r कॉमन लिया तो यहाँ तो r है नहीं, तो ये कैसे किया? देखो ये लिखने का बस नॉर्मल ढंग है कि भाई n नंबर तक जा रहे हैं ये इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भी लास्ट का नंबर होगा उसका भी रेजिस्टेंस r ही होने वाला है, तो वो भी यहाँ r ही होगा, तो r कॉमन ले सकते हैं हम, तो ऐसे 1 + 1 + 1 यहाँ भी 1 ही आता। लेकिन बात यह है कि इसको लिखने के लिए मैंने किया यहाँ कि n नंबर ऑफ रजिस्टर है, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। अब देखो अगर क्वेश्चन होता कि 10 रजिस्टर है, मतलब n की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है, और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, सीरीज़ में बताओ कैसे निकाल लेंगे? तो सीरीज़ में मैं कैसे निकालता, देखो अगर हम RS निकाल रहे हैं तो R है कितने आएंगे, 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 लगा देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। और फिर अगर हम कहते हैं इसको 2 कॉमन ले लो तो अंदर कितने 1 आते हैं? 10 ही आते हैं ना, 6 7 8 9 एंड 10 इस तरीके से बनता है ये सिस्टम या नहीं? तो ये टोटल वैल्यू कितनी होती? 10 होती, तो 2 इंटू में ये अंदर वाले 10 आ जाते तो 20। तो इसीलिए यहाँ पर ये n रखा था हमने, क्योंकि जितने रजिस्टर्स होंगे उतना ही n होगा। तो यहाँ 10 रजिस्टर्स है, तो देख लो 10 बार ये किया हमने, तो यहाँ पर हमने n लगाया, और ये मैंने इसीलिए बोला सीरीज़ n की बनेगी। क्यों बनेगी n की? क्योंकि देख लो आपके सामने 10 रजिस्टर थे, उनको इसी तरीके से मैंने पुट किया तो ये आ गया आपके पास, और अंदर वाली वैल्यू कितनी बन रही थी? ये 10 ही बन रही थी, क्योंकि मैंने भी n ही बोल दिया। तो ये इस तरीके से करने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैंने सिर्फ दिखाया आपको। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकता था मैं, देखो कैसे। Rs की वैल्यू कितनी आ जाती? n की वैल्यू है 10 और एक R है 2, ये आइडेंटिकल के केस होते हैं, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता। समझ में आ रही है बात? मैं सिर्फ ये चीज़ आपको इसलिए समझाई कि ये 1 + 1 + 1 + अप टू n ही रहता है, तो ये करके दिखाया मैंने। देखो लो 1 1 1 1 करा 10 तक हमने, इन सबको ऐड करो तो 10 ही बनेगा ना, और n भी 10 ही है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं? ठीक है, समझ में आ रही होंगी बात। बहुत ही सिंपल सी कहानियाँ हैं ये, तो आपने 10th में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। नहीं पढ़ी हैं तो भी तभी मैं आपको यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ कि कोई लॉजिक नहीं है कि 10th में जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। +2 में हम क्या कर रहे हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक। अब देखो इसमें ये तो चीज़ पता चल गई आपको कि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल अगर रेजिस्टेंस है तो ये चीज़ होती है, और ये मैक्सिमम का केस होता है जी, ठीक है, ये मैक्सिमम का केस है। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, कहता है टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल जितना भी है रेजिस्टेंस उससे हमेशा ज़्यादा ही रहने वाला है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे R1 मान लो 2 लिया, R2 मतलब 3 लिया, और R3 मतलब 4 लिया, तो जो Rs आएगा वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, इन तीनों में देखो बड़ा कौन सा है, 4 है, 4 से ज़्यादा ही आएगा आंसर। देख लो चाहे 2 + 3 + 4 9 ओम का, तो 9 4 से ज़्यादा है, यही बात यहाँ लिख रखी है। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? और अगर आपके ध्यान आ रहा होगा कैपेसिटर वाले में, ये वाला रिजल्ट वहाँ पैरेलल में बना था, और ये वाली बात हमने वहाँ पर पैरेलल में ही लिखी थी। यहाँ जैसे टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि रिजल्ट ये वाले बन रहे थे ना उसमें, इस वजह से वहाँ पैरेलल में ये रिजल्ट बन रहे थे, तो पैरेलल में यही बात लिखनी पड़ती, ठीक है। तो एक बार वो भी देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो। क्लियर है? बताओ ये चीज़ समझ में आई या नहीं? अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या है, देखो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ लिख भी दी थी, I = I1 + I2 + I3, और ओम्स लॉ से देखो V = IR होता है, और I की वैल्यू क्या होती है, V/R, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, I की वैल्यू कितनी है, V/R है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, V/R1। V1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ऐसे ही I2 कितना हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, और I3 कितना हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट ऑल दीज, ये ना कन्फ्यूजन होना कि यहाँ भी 1 माननी है, यहाँ भी 1 माननी है, ये अलग से टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है। पेपर में अलग अलग भी आ सकते हैं ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ अलग आ सकता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब क्या कोई एक टॉपिक आ सकता है, ये जरूरी थोड़ी है दोनों ही देगा वो, ठीक है। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या आ जाएगी, I की वैल्यू कितनी है, V/R है, ये कितनी है, V/R1 है I1 की, और I2 की V/R2, और इसकी V/R3। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, देखो V कॉमन लो, क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
R3 और इधर क्या है V/R है, तो ये V से V कैंसिल होगा, क्या आ जाएगी वैल्यू 1/R इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी, तो ये पैरेलल में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये चीज़ कैपेसिटेंस में किस में आई थी, ये सीरीज़ में आई थी, वहाँ पर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वहाँ पर ये सीरीज़ में आया था, और यहाँ पर ये 1/, वाला सिस्टम किस में आता है, पैरेलल में आता है। क्लियर है। इसमें भी वही स्पेशल केस है, क्या इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच हैविंग वैल्यू R, तो क्या होएगा, तो देखो 1/R इज इक्वल टू में यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, अच्छा यहाँ मैं P लिख देता हूँ, ये पैरेलल का केस है तो P लिख देता हूँ। ठीक है, तो टेंशन ना लेना कि क्यों लिख दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस वजह से। ठीक है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ये। ठीक है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स तक जा रहा है, तो हम यहाँ 1/R कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 + 1 + 1 अप टू n तक जाएगा ये, और ये किसकी सीरीज़ होती है, n की, तो ये आ जाएगा n/R और 1/RP। समझ रहे होंगे क्यों आ रहा है ये। ठीक है, जैसे वही मान लो आप 2 ओम का रजिस्टर है और टोटल रेजिस्टेंस अब मैं कम मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, तो 5 ले लिए मैंने, तो 1/RP कितना आएगा, देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 टाइम्स आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और क्या होगा यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आए ना यहाँ से, तो यही चीज़ मैं यहाँ कह रहा था, जब आपने ये कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ उतने ही बचेंगे जितने रजिस्टर हैं, जितने n है, तभी हमने n लिख दिया, ये वाली सीरीज़ किसकी, n की। चाहे यहाँ देख लो आप 5 रजिस्टर थे, 5 था n, तो देख लो यहाँ से ये 5 ही बन रहा है और अपॉन में 2 है, ये 1/RP की वैल्यू है, लेकिन RP की कितनी आएगी, RP ऊपर जाएगा तो 2/5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आ रही हैं चीज़ें समझ में। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया हमारे पास, NR आ गया, तो RP कितना आ जाएगा, R/n आ जाएगा, पलट देंगे वैल्यूज़ को। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर RP डायरेक्ट निकल सकता था, R कितना था 2 का और n कितना है 5, बस देख लो कितना सिंपल है, ये फार्मूला यूज़ करके इतना बड़ा करने के बजाय ये कर सकते थे हम, अगर फार्मूला हमें याद रहेगा तो। देख लो सेम आंसर है, क्लियर है। ठीक है, ये वाला केस किसका होता है, यहाँ मिनिमम का केस होता है। ठीक है, अब देखो टोटल रेजिस्टेंस, जो सेकंड स्पेशल केस है वो क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास इन पैरेलल इज़ ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो हमेशा कम ही रहेगा जो इंडिविजुअल कम है उससे भी। समझ रहे हो, देखो कैसे, जैसे मान लो मैं वही पिछला एग्जांपल लेता हूँ, R1 2 है, R2 कितना है 3, R3 कितना है 4। अब हमें पहले ही पता है कि इसमें सबसे कम 2 है, तो इससे कम ही आंसर होगा, यही बोल रहा है ना वो, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। लीस्ट कौन सा है, 2, तो इससे कम ही रहेगा टोटल भी। ठीक है, तो 1/RP कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यही होगा। ठीक है, तो इसका LCM देख लो, LCM ले लो 2 3 4 का, 2 1 3 2 2 3 6 2 12 12 हो गया LCM, 2 6 12 3 4 12 एंड 4 3 कितना आ गया ये 13/12। ठीक है, 1/RP है ये, तो RP कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो पलट देंगे, RP ऊपर गया और ये 12/13। अब देख लो 12/13 को सोल्व करके कितना आता है, 12/13 को सोल्व करो, देखो 12 अंदर रखो, 13 नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 लगेगी। क्लियर है। अब किस पे जाएगा ये 13 पे, बता दो जल्दी से, आता है 13 का टेबल, कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 9 पे कर दो, 13 9 का कितना होता है 117, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 और ये 0 और 13 2 26, ऐसे सॉन चलता रहेगा तो बहुत है 2 वैल्यूज़, तो देखो कितना आ रहा है आपके पास ये 0.92। समझ रहे हो, तो ये देख लो कमी है 2 से 0.92, तो ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने समझाई है ये नोट्स में मत बनाना, ठीक है, ये सिर्फ वैसे ही आपको एग्जांपल दिया था मैंने, तो ये वाली चीज़ भी सारी क्या है आपकी समझने की है, ठीक है, ये नोट्स में मत लेना, ठीक, ये मैंने अलग अलग कर दिया सब, ठीक है। तो जो लिखने का है वो फंडा आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखना है, ठीक है। और इधर भी देख लो आपके पास ये सब समझाने वाला पार्ट था इधर, ठीक है, और ये वाला भी समझाने वाला पार्ट था, और यहाँ से ये समझने वाला था, ठीक है, ये, और इधर से क्या था ये वाला, ठीक है जी, बन जाएंगे नोट्स। तो देखो कई बार कमेंट में बच्चे कहते हैं कि इनके नोट्स की PDF दे दो, तो देखो PDF अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठा करो जब वीडियो देखते हो, ठीक है, तो साथ साथ समझते रहो और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो। तो सबसे पहले तो समझना है, सबसे पहले क्या करना है, समझना है, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर लिखना शुरू करो,
कहीं देख रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन आपको चाहिए उसमें पहले नॉर्मल वीडियो को देखो एक बार, फिर लिखने बैठो, उससे आपको मज़ा भी आएगा नोट्स बनाने में, समझ रहे हो, क्योंकि समझ में आ जाएगी चीज़, फिर बनाने में अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से नोट्स बनाया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स इसके ध्यान से कर लेना, ठीक है। और इसमें मैं जो न्यूमेरिकल में क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँगा बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल में इसके, ठीक है, तो वो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने कैपेसिटर वाले में किए ही हैं, तो वैसे ही इसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, लेकिन मैं करवाऊँगा तो हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियोस को देखना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स में जो लास्ट वीडियो होगी वो क्यूब वाली होगी, तो उसको भी बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।